Hello students. Today I am going to discuss with you about the anti-asthmatic drugs and ये तीसरा वीडियो है हमारा एंटी ड्रग्स के ऊपर में। पहले वीडियो में हम लोगों ने एस्थमा के बारे में डिस्कस किया था और एस्थमा के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरे वीडियोस में हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि एंटी ड्रग्स में कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, और वहीं पे हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी स्टडी किया था। अब ये जो थर्ड पार्ट है, इस वीडियो में हम लोग एक एक क्लास के ड्रग को डिस्कस करेंगे। तो आपको याद होगा कि जो क्लासिफिकेशन था, और अगर याद नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो के ऊपर में आप जाकर के पहले उसको देखिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने समझाया है, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्रीवियस वीडियोस को जरूर ध्यान में रखिएगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे होगी उससे। तो आइए बात करते हैं एंटी एस्थमेटिक ड्रग्स का। जो हमारा पहला क्लास था दैट वाज योर ब्रोंकोडायलेटर्स। क्या था? ब्रोंकोडायलेटर्स। और ब्रोंकोडायलेटर्स में अगर अपन बात करते हैं, नाम से पता चलता है ब्रोंकोडायलेटर्स यानी ब्रोंकाई को या ब्रोंक्यूल्स को वो डायलेट करने का काम करता है। सो इट विल रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। क्यों हम रिलैक्स बोल रहे हैं? क्योंकि एस्थमा के केस में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है बच्चों। तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन से वो रिलैक्स कराता है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि इट विल रिलैक्स द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। जब ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है एस्थमा के केस में, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहला क्या? इट विल रिलीव फ्रॉम द सिम्टम्स। जो सिम्टम्स अराइज किए थे उन सिम्टम्स में सुधार होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, देयर विल बी इम्प्रूव इन द पल्मोनरी फंक्शन। जो पल्मोनरी फंक्शंस है यानी लंग्स का जो मेन फंक्शन है, वो फंक्शंस वापस से अचीव किया जाता है। एक काम वो नहीं कर पाता है ब्रोंकोडायलेटर्स, वो क्या है कि डिजीज का जो प्रोग्रेशन है या डिजीज का जो प्रोसेसन है, उस चीज को ये नहीं रोक पाता है। तो इन दो फंक्शंस को ये करता है, एक तो सिम्टम्स से रिलीज और पल्मोनरी फंक्शन को इंप्रूव करने का काम। इसीलिए ब्रोंकोडायलेटर्स को रिलीवर्स भी कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रोंकोडायलेटर्स की कैटेगरी में आपको याद होगा 4 क्लासेस ऑफ ड्रग्स थे। पहला सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, दूसरा नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स, एंड तीसरा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। चौथा जो था मिथाइलजेंथिन था। तो मिथाइलजेंथिन अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। आइए देखते हैं सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट क्या है। नाम को पकड़िएगा बच्चों, सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट। सेलेक्टिव बोले तो स्पेसिफिकली ये काम करता होगा बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर, और एगोनिस्ट बोले तो उसको स्टिमुलेट कर रहा होगा। तो इट विल एक्टिंग ऑन बीटा 2 रिसेप्टर स्पेसिफिकली, एंड इट विल एक्टिवेट दिस रिसेप्टर, इट विल स्टिमुलेट दिस रिसेप्टर। तो सेलेक्टिव बीटा 2 रिसेप्टर एडिनो रिसेप्टर को ही, बीटा 2 एडिनो रिसेप्टर को ही स्टिमुलेट कर देता है। कैसे स्टिमुलेट करता है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमने बता दिया था, फिर भी यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। आपको याद होगा कि जब आप सेलेक्ट बीटा 2 एगोनिस्ट को देंगे, तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट जा करके बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है, और वहां पे जैसे ही बाइंड करता है तो साइक्लिक एएमपी, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। और जैसे ही ये बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है? ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट आपको मिलता है। साथ ही साथ एक जगह और बताया था कि मास्ट सेल से रिलीज होने वाले मेडिएटर्स को भी ये रोकता है। क्यों रोकता है बच्चों? क्योंकि ये बीटा 2 एडिनो रिसेप्टर ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे और मास्ट सेल दोनों पे प्रेजेंट होता है। तो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे उसने रिलैक्सेशन किया यानी ब्रोंकोडायलेशन होगा, और मास्ट सेल के ऊपर जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है, अगर वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? जो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर या स्पैज्मोजेंस जो थे उनको रिलीज करने से वो रोक देगा। इन दोनों के कारण अगर देखा जाए तो ब्रोंको डायलेशन
होगा। एक तो ब्रोंकोडाइलेशन होगा और ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर जो पहले रिलीज किए जा रहे हैं तो वो नहीं होगा। अब इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले ड्रग्स हैं सैल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटेलिन, सैलमेट्रॉल। सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटेलिन जो होता है बच्चों, ये दोनों शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, वही सैलमेट्रॉल लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है। सैल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटेलिन शॉर्ट एक्टिंग होने के कारण मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स है। एंड ये जो ड्रग है ये ओरली भी दिया जाता है, इनहेलेशन रूट के थ्रू भी दिया जाता है, आईवी या आईएम के थ्रू भी दिया जाता है। ओरल रूट से अगर देते हैं तो उसकी एक्टिविटी थोड़ा कम होगी, इनहेलेशन से देंगे तो इफेक्टिव दिखता है। कारण इफेक्टिव होने के साथ साथ यहाँ पे जो कार्डियक स्टिमुलेशन का जो इफेक्ट है वो कम होता है। जब आप सिंपैथोमिमेटिक ड्रग पढ़ेंगे बच्चों तो वहां पे आपको जब ये रिसेप्टर्स के बारे में बताया जाएगा तो आप देखेंगे वहां पे कि बीटा रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल्स एज वेल एज ऑन द हार्ट। तो ये अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो जब आप इनहेलेशन के थ्रू देते हैं तो कार्डियक इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो सॉल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटेलिन है, इट इज द चॉइस ऑफ ड्रग इन केस ऑफ एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म। जब सडन ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो उस केस में ये चॉइस ऑफ ड्रग बनते हैं। टर्ब्यूटेलिन इज द ओनली ब्रोंकोडाइलेटर्स व्हिच इज सेफ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कई बार ये क्वेश्चन जीपैट वगैरह में भी पूछ लेता है, तो उस चीज को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात क्या है बच्चों कि साल्मेट्रॉल जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। क्यों लॉन्ग एक्टिंग है? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में लिपोफिलिक पार्ट प्रेजेंट होता है, और लिपोफिलिक पार्ट प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि वो जब आपके बॉडी में जाता है तो वो एक डिपोट बनाता है और वहां से वो धीरे 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 रिलीज किया जाता है। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द एक्यूट कंडीशन बट इट इज यूज्ड इन केस ऑफ नॉक्टर्नल एस्थमा। नॉक्टर्नल एस्थमा में ये यूज किया जाता है बच्चों। नाउ नेक्स्ट और क्या था, आपको याद होगा कि बीटा 2 एडिनो रिसेप्टर में ब्रोंकोडाइलेशन हुआ, यहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर को रिलीज होने से रोका, यानी जो मेडिएटर्स थे स्पैज्मोजेंस के रिलीज होने को रोका। इसके साथ साथ एक सिंपैथोमिमेटिक एक्शन आपको दिखा था वहां पे, वो क्या था कि डिक्रीज कर देगा म्यूकस सिक्रीशन को ये। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं इसके, तो एडवर्स इफेक्ट मिनिमल होता है जब आप इनहेलेशन रूट से लेते हैं। अगर मिलता है तो वो ओरल रूट के थ्रू मिलता है, और वो क्या होता है जैसे यहाँ पे कुछ कार्डियक स्टिमुलेंट एक्टिविटी मिल जाएगा, जैसे ट्रैकीकार्डिया मिल जाएगा। मसल्स ट्रिमर, मसल्स में ट्रिमर मिलेंगे क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर जो होता है ये मसल्स के ऊपर में भी है, तो इनके स्टिमुलेशन के कारण ही मसल्स में ट्रिमर मिलेगा, ट्रैकीकार्डिया मिलेगा, और कभी कभी रेस्टलेसनेस का भी कंडीशन आपको मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, आप बीटा 2 एडिनो रिसेप्टर एगोनिस्ट को अगर कंटिन्यूअसली यूज करते हैं बच्चों, लंबे समय तक यूज करते हैं, तो देयर में बी चांसेस ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस बोले तो जो आपके बीटा 2 एडिनो रिसेप्टर हैं वो डिसेंसिटाइज्ड हो जाएंगे या उनमें डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स दिखेगा अगेंस्ट दिस बीटा 2 एगोनिस्ट। सो इसको लॉन्ग टर्म यूज में हम नहीं लाते, लंबे समय तक हम यूज नहीं लाते। तो कैसे इसको यूज करते हैं, तो वहां पे कुछ ड्रग इंटरेक्शंस आपको मिलेंगे बच्चों। अगर आप टॉलरेंस को रोकना चाहते हैं तो आपको इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को ऐड करना होगा, यानी बीटा 2 एगोनिस्ट होंगे और उसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड को अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये टॉलरेंस डेवलप नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बीटा 2 एगोनिस्ट को अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ ले रहे हैं या मिथाइलजेंसिन के साथ ले रहे हैं, there may be chances that hypokalemia may result। हाइपोकैलेमिया बोले तो डिक्रीज पोटेशियम लेवल, तो हो सकता है। तो इस केस को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि हाइपोकैलेमिया ना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, क्या क्या डोज हम लोग यूज करते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट का। देखिए बीटा 2 एगोनिस्ट को इतने डिटेल में लेने का कारण है बच्चों, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट जो होता है, अगर एस्थमा का अटैक होता है, एक्यूट अटैक होता है, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में प्रीफर किया जाता है। इसलिए सैल्ब्यूटामॉल को देखें तो सैल्ब्यूटामॉल को आप ओरली आईएम और सबक्यूटेनियस और इनहेलेशन रूट के थ्रू देते हैं। तो क्या डोज हो सकता है, 2 to 4 मिलीग्राम होगा अगर आप ओरली देते हैं।
इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं तो 0.25 टू 5 मिलीग्राम होगा, और अगर आप इनहेलेशन रूट से देते हैं तो 100 टू 200 माइक्रोग्राम होगा। नाउ नेक्स्ट डार्ब्यूटालिन की बात करते हैं। ओरली अगर आप देते हैं तो 5 मिलीग्राम, सबक्यूटेनियसली देते हैं तो 0.25 मिलीग्राम, एंड इनहेलेशन रूट से अगर देते हैं तो 250 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट सैलमेट्रोल की बात करते हैं। सैलमेट्रोल को 25 माइक्रोग्राम दिया जाता है। कौन सा? एमडीआई बोले तो बच्चों मीटर डोज्ड इनहेलर, और 50 माइक्रोग्राम दे सकते हैं जब ड्राई पाउडर इनहेलेशन के फॉर्म में देते हैं आप। नेक्स्ट जो अपना क्लासिफिकेशन है दैट इज योर नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक। नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक, नॉन सेलेक्टिव का मतलब है कि ये किसी एक टाइप के रिसेप्टर पे काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे ये बीटा 2 एगोनिस्ट के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है कि ये बीटा 2 पे ही काम करेगा, यानी ये अल्फा पे भी काम करेगा और बीटा पे भी काम करेगा। तो जो इसके बीटा का जो एक्टिविटी है उसमें ज्यादा एफिनिटी है, यानी ये जो नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक ड्रग है बाइंड ज्यादा करेगा बीटा 2 रिसेप्टर पे, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा दोनों एक्टिविटी होगी। नॉन सेलेक्टिव है बच्चों तो इसमें कार्डियक स्टिमुलेंट एक्टिविटीज आ जाती है, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है कि इनका यूज जो है अब डिक्लाइन करते जा रहा है, धीरे धीरे ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है। क्यों यूज नहीं किया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेटर बीटा 2 एगोनिस्ट, अच्छे से अच्छे बीटा 2 एगोनिस्ट आपके पास अवेलेबल है इसलिए। और जो साइड इफेक्ट जैसे कार्डियक स्टिमुलेंट इफेक्ट इसमें देखने को मिल रहा था, ट्रैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एरिथमिया, इन सब के कारण इसका यूज जो है वो अब डिक्लाइन करते जा रहा है। नाउ नेक्स्ट क्या है कि दो इसके पोटेंट अगर एक्टिविटीज को आप देखेंगे तो एक तो ब्रोंकोडाइलेशन होगा और दूसरा क्या करता है, ये पल्मोनरी एडिमा को भी रिड्यूस करता है। पल्मोनरी एडिमा को कैसे यूज करता है? पल्मोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के मैकेनिज्म के द्वारा। So this is about your non-selective sympathomimetic drug. Now we will come to anticholinergic drug. एंटीकोलिनर्जिक, देखिए कोलिनर्जिक सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको निकोटिनिक और मस्करेनिक दोनों रिसेप्टर मिलेंगे। जब आप एंटीकोलिनर्जिक पढ़ेंगे तो एंटी निकोटिनिक ड्रग भी मिलेगा, एंटी मस्करेनिक ड्रग। तो यहाँ पे ये जो एंटीकोलिनर्जिक है ये मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है बच्चों। कौन सा है? मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये लेस इफेक्टिव है बीटा 2 एगोनिस्ट से, यानी अभी तक हमने तीसरा क्लास देख रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट अभी किसकी एक्टिविटी है? बीटा 2 एगोनिस्ट की। तो उससे भी ये कम है, एंटीकोलिनर्जिक की एक्टिविटी इफेक्टिवनेस कम है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इसमें एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप जब कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे ये डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ ये म्यूकस सिक्रीशन को भी घटा देता है। आपको याद होगा वो मैकेनिज्म वाला जो पार्ट था, तो वहां पे मैंने M3 रिसेप्टर बताया था और वहीं पे मैंने लिखा था कि M3 रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है तो इंक्रीज कर देता है म्यूकस सिक्रीशन को। यहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक है तो वो क्या करेगा? म्यूकस सिक्रीशन को घटा देगा। तो यहाँ ब्रोंकोडाइलेशन हुआ और डिक्रीज कर दिया म्यूकस सिक्रीशन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को यूज किया जाता है सैल्ब्यूटामॉल के कॉम्पोजिशन के साथ, सैल्ब्यूटामॉल प्लस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। आपको याद होगा इसमें ड्रग जो थे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, थायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे यूज किया जाता है जब इनको, तो ये किस केस में यूज किए जाते हैं बच्चों? सीवियर एस्थमा के केस में यूज किए जाते हैं। जब सीवियर एस्थमा का केस होता है तब यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ये ज्यादा इफेक्टिव हैं कब? सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस। सीओपीडी के बारे में आगे चल के बताएंगे, ये भी आपका एक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ही है। ब्रोंकाइटिस है तो उसमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ज्यादा बेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। साइड इफेक्ट में वैसा कुछ ज्यादा नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभी टेस्ट में डिस्टर्बेंस आ रहा है या ड्राइनेस होता है। नेक्स्ट क्या है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो होते हैं वो लार्ज एयरवेज पे काम करते हैं, यानी जैसे ही आप ट्रैकिया से आइएगा तो वो ट्रैकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड कर रही है, फिर ब्रोंकाई आके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड कर रही है और अंदर की तरफ एल्वियोलाई वगैरह सब कुछ में आपको मिल जाएगा। तो ये बड़े जो लार्ज जो पार्ट है यानी ब्रोंकाई जो है फिर वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में जो डिवाइड हो रहा है तो उनके ऊपर ये काम करता है। लेकिन जो
लास्ट हो गया या आपका टर्शियरी ब्रोंकाई या उसके बाद का जो स्टेप्स है ब्रोंक्यूल्स वगैरह, उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है बीटा टू एगोनिस्ट। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है बच्चों, यानी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड वगैरह को आप प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं अस्थमा के। सो what is the dose of ipratropium bromide? It will be around 20 microgram to 500 microgram। डिपेंड करेगा बच्चों ये किस तरह के डोसेस फॉर्म में आप दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं या मीटर डोज के फॉर्म में दे रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेलेक्टिव बीटा टू एगोनिस्ट, नॉन सेलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम मिथाइलजेंथिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और बाकी के ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू।